आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या इजराइल अब नए सिरे से अमेरिका पर हमला करने वाला है? क्या इस बार नेतन्याहू ट्रंप की मदद के बिना ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान पर इजराइल का अटैक प्लान क्या है? ट्रंप को पेंटागन के टॉप जनरल ने युद्ध से पीछे हटने को क्यों कहा? ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। मौत की खबरों को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ईरान के सरकारी मीडिया मेहर न्यूज से जारी किया है। वीडियो में मुस्तफा खामेनेई बिल्कुल अच्छी सेहत में नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी वीडियो में बैठे हुए हैं। हालांकि वीडियो कहां का है, कब का है, किस तारीख का है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उधर ओमान के साथ बातचीत के बीच ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने नई शर्त रख दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान की ये नई शर्तें अमेरिका मानेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बम और मिसाइलों से दहलेगा? सऊदी अरब पर दनादन गोले बरस रहे हैं। हॉर्मुज में यूएई के जहाज पर अटैक हो रहे हैं। इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला हो रहा है। इजरायली सेना ईरान पर नया हमला करने की तैयारी कर रही है। और इन सब खबरों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया वीडियो भी सामने आ गया है। ईरान के सरकारी चैनल ने 162 दिन बाद अचानक मुस्तफा खामेनेई का वीडियो क्यों जारी किया? मुस्तफा खामेनेई का यह वीडियो कब का है? ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ वीडियो में कौन कौन बैठा है? मुस्तफा का वीडियो देखकर अमेरिका में ट्रंप के कान क्यों खड़े हो गए हैं? 28 फरवरी को आयतुल्ला खामेनेई के घर पर हमले के बाद से मुस्तफा खामेनेई अंडरग्राउंड चल रहे थे। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां मुस्तफा को दिन रात ढूंढ रही थीं, लेकिन दूर दूर तक मुस्तफा का ट्रेस नहीं मिल रहा था। मुस्तफा को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। मुस्तफा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह से घायल हैं। मुस्तफा खामेनेई की हालत सीरियस है, कभी भी मौत की खबर आ सकती है। मुस्तफा पूरी तरह ऑफलाइन हो गए हैं। अब सिर्फ हाथ से लिखे नोट्स और भरोसेमंद लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। मुस्तफा को लेकर चौथी थ्योरी यह भी चल रही है कि वो इस समय रूस में हैं। पुतिन की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन मुस्तफा कहां हैं? इसे लेकर कोई कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा है। मुस्तफा सिर्फ गिने चुने लोगों से मिल रहे हैं, यहां तक कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को तेहरान के एक गुप्त जगह पर ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात सिर्फ थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति से कराई गई जिसे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई बताया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मुलाकात काले शीशों वाली एक गाड़ी के अंदर हुई। गाड़ी में भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को मुस्तफा का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया गया। इन रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि मुस्तफा इस समय बेहद क्रिटिकल कंडीशन में हैं। आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से उनकी मौत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो इस पर ईरानी अधिकारियों को कोई हैरत नहीं होगी। सुप्रीम लीडर की सेहत को लेकर लगाई जा रही तरह तरह की अटकलों के बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने मुस्तफा का नया वीडियो जारी करके दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में मुस्तफा खामेनेई कई लोगों के बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेहर ने यह नहीं बताया कि वीडियो कब और कहां बनाया गया था। साथ ही उनके आसपास मौजूद लोगों की पहचान भी नहीं बताई गई। मुस्तफा खामेनेई इस समय ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान और घातक हो गया है।
अमेरिका और इजरायल को अब इस बात का डर है कि अगर मुस्तफा खामेनेई जिंदा रह गए तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई के विचार काफी कट्टर हैं। पिता अली खामेनेई एटम बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन मुस्तफा परमाणु हथियार बना सकते हैं। ईरान के मिसाइलों का कहर अमेरिका, इजरायल समेत पूरा मिडिल ईस्ट देख चुका है। अब ऐसे में अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन ट्रंप की मुश्किल यह है कि ईरान पर उसके किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसा जाल बिछा दिया है कि ट्रंप की सारी फौज, उनके सारे हथियार बेकार हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। पेंटागन को यूरोप और एशिया में तैनात अमेरिकी ठिकानों से मिसाइलें और दूसरे जरूरी सैन्य सामान निकालने पड़ रहे हैं और इसका असर इन इलाकों में अमेरिकी सेना की तैयारी पर पड़ा है। अमेरिका के सहयोगी देशों को हथियारों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। पेंटागन को यह भी खतरा है कि अगर इस समय कोई नया युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिकी फौज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पेंटागन की तरफ से अमेरिकी डिफेंस कंपनी पर हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो इधर अब पेंटागन के टॉप जनरल डैन कैन ईरान के साथ छिड़े युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। डैन कैन ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया है कि फिलहाल ईरान के साथ युद्ध जारी रखने में कोई फायदा नहीं है। उधर ट्रंप की मुश्किल यह है कि वो हॉर्मुज खुलवाए बिना पीछे नहीं हट सकते। ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर लगता है कि वहीं बात रुक गई है। असल बात यह है कि ईरान के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है। उनकी व्यवस्था भी बटी हुई है। वहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, जबकि कुछ बेहद कट्टर लोग चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे। हमारा काम इन सब के बीच का रास्ता निकालना है, ताकि अमेरिकी लोगों और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के लिए सबसे अच्छा नतीजा हासिल कर सकें। मुझे लगता है कि अमेरिका में कोई समझौता होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा और इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है लोग पहले से ही ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आखिर में नतीजा अमेरिका के लिए ही अच्छा होगा। इसके लिए हम सब अपने तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, सैन्य ताकत, आर्थिक दबाव और कूटनीति भी। हमारा मकसद है कि इस पूरे मामले का सही समाधान निकले। अमेरिका हॉर्मुज खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर हॉर्मुज खोलने के लिए अड़ा है। ईरान ने अब हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने नई शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, ईरान के खिलाफ अमेरिकी धमकियों और देश के राष्ट्रीय और धार्मिक मूल्यों के अपमान बंद हों। दूसरी शर्त, लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले हमेशा के लिए बंद हों। तीसरी शर्त, अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी हटाई जाए। ईरान के आसपास से अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को हटाया जाए। चौथी शर्त, जंग से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। पांचवी शर्त, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। छठी शर्त, फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति को बिना किसी शर्त के जारी किया जाए। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की प्रक्रिया अलग है। इसका ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत से कोई भी संबंध नहीं है।
हॉर्मुज़ को खोलना पूरी तरह ईरान की तय की गई शर्तों पर निर्भर है। जब अमेरिका इन शर्तों को मान लेगा तभी जल डमरू मध्य को दोबारा खोला जाएगा। दुश्मन को हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान की शर्तें माननी होंगी और ईरान, ओमान और दूसरे देशों के बीच चल रही बातचीत में दखल देना बंद करना होगा। ये बातचीत अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जब भी अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेगा, हॉर्मुज़ निश्चित रूप से दोबारा खोल दिया जाएगा। कई मुस्तफा के वीडियो पर सवाल तो बादलों का बवाल। असम से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक कुदरत का कहर बरस रहा है। असम में बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर नीचे है। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक समेत 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मौसम की 360 डिग्री मार्क की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्त में सैलाबी संकट से तबाही का मंजर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार ने 15 राज्यों में कहर बरपा दिया है। असम से एक बार डराने वाला मंजर सामने आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते असम का कार्बी ओंगलोंग जिला रेड जोन में तब्दील हो गया है। सड़क पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाकों में सैलाब के अटैक के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। जगह जगह पानी का प्रहार इतना भीषण है कि झरना फूटने जैसा मंजर है। असम में पिछले 60 साल की सबसे भीषण तबाही हुई है। बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। कार्बी ओंगलोंग जिले के लहरीजन इलाके का यह मंजर है। भारी बारिश के चलते सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। रेलवे ट्रैक से सटे अंडरपास में पानी भरने के चलते बस की जल समाधि बन गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जैसे तैसे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसी स्पॉट पर एक पिकअप वैन डूब गई। वैन पर सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। भारी बारिश के चलते पूरा अंडरपास लबालब हो गया था और उसे पार करना कई वाहन चालकों को महंगा पड़ गया। कई गाड़ियां इस अंडरपास में डूब गईं। असम के 10 जिलों में अभी भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सैलाब में घर मकान डूब जाने के चलते हजारों लोग अभी भी बेघर हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। असम सरकार लगातार प्रभावित इलाकों में राहत मदद अभियान चला रही है। केंद्र और कई अलग अलग संगठनों की तरफ से लोगों को मदद भेजी जा रही है। असम के गुवाहाटी शहर की हालत देखिए। कुछ घंटों की बारिश ने गुवाहाटी सिटी को पानी पानी कर दिया है। बारिश का पानी रिहायशी इलाके में भर गया है। सड़क पर दरिया बह रहा है। लोगों के घर मकान डूब गए हैं। दुकानों में पानी भर गया है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी निचले इलाकों में मुसीबत बन गया है। लगातार पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गुवाहाटी से सटे कई आसपास के इलाकों में भी ऐसा ही मंजर है। बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। हर जगह पे पानी अभी गुवाहाटी सिटी में दिखाई देता है। अभी ये आप लोग के सामने है, हर गली में है, हर उसमें है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, वो ठीक है, लेकिन इसका जो आउटलेट वगैरह है, आउटलेट वगैरह क्लियर नहीं है। हम लोग को सामने जो छोटा छोटा पहले नदी हुआ करता था, अभी वो सब बंद पड़ा हुआ है, वो डिसिल्ड होकर रखा है। सामने ब्रह्मपुत्र है, तो ये पानी को ले जाके हम लोग ब्रह्मपुत्र में कैसे इसको डाल सकें, उसको थोड़ा सरकार को उसमें थोड़ा ध्यान देके, वो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। असम में सैलाबी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 60 साल की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को तबाह कर दिया है। लगातार बारिश के बाद मैदानी इलाके भी जल चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में शनिवार रात 9 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक के बीच रिकॉर्ड 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस भीषण बारिश से बजाग, करंजिया और समनापुर ब्लॉक में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जबलपुर और मंडला मुख्य मार्ग पर जल भराव से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। मंडला डिंडौरी नेशनल हाईवे पर खरमेर नदी का पानी पुल के काफी ऊपर से बह रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले 7 परिवारों को सुरक्षित निकालकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया है।
से नर्मदा नदी के जो 2 पुल हैं, एक डैम घाट का और जोगी टुकरिया घाट का पुल है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिडोली क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रात भर में हुई है, जिससे हमारे जो जोगी टुकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है, दोनों में से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम की रफ्तार भी मानसून की इस बारिश में थम गई है। गुरुग्राम के ज्यादातर इलाके पिछले 3 दिनों तक डूब जोन में तब्दील रहे। भारी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बहने लगा, लोगों के घर मकान डूबने लगे, सड़कों पर चलना दूभर हो गया, लोगों की गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। गुरुग्राम के कई इलाकों में स्थिति खराब है। प्रशासन के आला अधिकारी स्पॉट पर मौजूद हैं। हरियाणा के बाद अब आपको राजस्थान के सीकर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तेज बारिश से बुरा हाल है। लगातार बारिश के चलते रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सरकारी बिल्डिंगें बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली में पिछले 8 दिनों के दौरान महीने भर की बारिश हो गई। दिल्ली में अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में 230.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो महीने की सामान्य औसत बारिश 226.8 मिलीमीटर से ज्यादा है। अगस्त में 2024 के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश है। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कल देर शाम यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे पहुंच गया, यानी 204.48 मीटर पर यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल देर रात के बाद बारिश नहीं हुई है, लेकिन लगातार हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी हथनी कुंड बैराज से 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है, यानी 203 मीटर के नीचे है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों को ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी यमुना नदी के किनारे ना जाए, खासकर बच्चे। लगातार एसडीआरएफ के जवान भी और यमुना नदी के किनारे गश्त कर रहे हैं। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट सतर्क हो चुका है और लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो तुरंत ही निचले इलाकों को खाली करा लिया जाए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी तेज बारिश के चलते सड़क पर जलभराव हो गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। शहर के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में कई घरों में बाढ़ का पानी आ गया है। यहां नाले पर बना पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। केदारनाथ रूट पर भारी बारिश से नेशनल हाईवे मलबे और बड़े पत्थरों के कारण बंद है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और बागेश्वर में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी है। हरिद्वार में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी किनारे के इलाकों से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में मॉनसून फिर एक्टिव होने का अनुमान है। 10 अगस्त से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा तय समय से 20 दिन पहले ही रोक दी गई है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से खराब रास्ते हो जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन का आज 16वां दिन है। सुरेन सरकार और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत अभी भी खत्म हुई है। आज की मीटिंग से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सकती है। सरकार न्यायिक जांच पर राजी हो सकती है। रिफॉर्म से जुड़ी मांगों को भी सरकार मान सकती है। छात्रों के डेलीगेशन और सरकार के 4 मंत्रियों के बीच आज की बातचीत अभी ही खत्म हुई है। थोड़ी देर में बैठक के बाद का अपडेट आ सकता है और हेमंत सोरेन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छात्र भ्रमित ना हो। छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। युवा छात्र हमारे लिए अहम है, ये हेमंत सोरेन ने कहा। और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं न कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह
पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, ये वीरों की भूमि है। ये वो राज्य है जहां देश का लोग आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वज यहां संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज राज अलग हुए 25 साल के उम्र का ये राज अलग अलग तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको एक चारागाह के रूप में पूरा राज, पूरा देश देखने का काम किया। आज जब इस राज को और इस राज में जब ताकत आते देख कई लोगों को यह पच नहीं रहा है। तो हेमंत सोरेन की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ पारदर्शिता से न्याय होगा। वहीं दूसरी तरफ आज 4 मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है छात्रों के डेलीगेशन की। आपको बता दें कि अब तक 2 राउंड की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही। 12 दिन तक छात्र धरने पर बैठे रहे और 12वें दिन जाकर सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा। उसके बाद छात्रों के डेलीगेशन को बुलाया गया। पहले दौर की बातचीत हुई, फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई और आज आखिरकार तीसरे दौर की बातचीत हुई है। हालांकि देखना होगा कि इस तीसरे दौर की बातचीत के बाद छात्रों की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन उसी से पहले हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा छात्र हमारे लिए अहम है, सरकार तक छात्र अपनी बात पहुंचाए और छात्र भ्रमित ना हो। ये हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा है। छात्रों को लेकर हेमंत सोरेन ने सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर समस्या का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान संवाद से होगा, ये हेमंत सोरेन ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि आज 16वां दिन है। छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार डटे हुए हैं। अलग अलग डेलीगेशन छात्रों के जाकर बातचीत भी कर रहे हैं और छात्रों की साफ तौर पर मांग है कि जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है वो रद्द हो, यानी कि उसका जो प्रीलिम्स हुआ था अप्रैल में वो रद्द हो। उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी और जो मेंस की परीक्षा जो फिलहाल रद्द की गई है उसको भी ना करवाया जाए। अभी देखना होगा कि छात्रों की तरफ से आखिर तीसरी दौर की बैठक के बाद क्या कहा जाता है। अभय पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, क्या इस वक्त अपडेट निकलकर सामने आ रहा है तीसरे दौर की बातचीत के बाद? और हेमंत सोरेन तो सहानुभूति दिखा रहे हैं कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है, क्या बात मानी जाएगी छात्रों की जो मांग लगातार वो उठा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ हैं, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। असल में 2 बैठक जो हैं वो आज गेस्ट हाउस के अंदर चली, जिसमें सबसे पहले जेपीएससी और साथ ही जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो यानी कि मुख्य छात्र हैं, जो पिछले 15 दिन से ये लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनसे एक बैठक पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जेपीएससी पीटी का जो एग्जाम है उसको रद्द कर सकती है। साथ ही छात्रों को जो अनियमितताएं हुई हैं, फाइनेंशियल अनियमितताएं हुई हैं, उस मामले के अंदर सरकार ने ईडी जांच का प्रस्ताव भी छात्रों के सामने रखा है। इसके साथ ही ये बैठक पूरी हो चुकी है। जितने और भी जो एग्जाम थे उनको भी रद्द करने पर सहमति हो सकती है। इसके अलावा जो प्रक्रियाधीन एग्जाम जितने भी थे उनको रद्द करने की बात हो सकती है। जो दूसरी मीटिंग है अब वो चल रही है देवेंद्रनाथ महतो के ग्रुप से, और जो मुख्य छात्रों का ग्रुप था वो मीटिंग के बाद इंतजार कर रहा है। देवेंद्रनाथ महतो के ग्रुप की मीटिंग के बाद दोबारा से जो मुख्य छात्रों का ग्रुप है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र, उनसे बैठक होगी। इसीलिए वो छात्रों का डेलीगेशन अंदर इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में बाहर आने के बाद मीटिंग में क्या कुछ सकारात्मक रहता है, क्या सरकार
सारी मांगे मानने को तैयार हो जाती है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग भी कही गई थी, उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ईडी जांच के लिए एक प्रस्ताव छात्रों के सामने रखा है, तो थोड़ी देर इंतजार करना होगा। देवेंद्र महतो के ग्रुप से जैसे ही अपडेट आता है वैसे हम आपके पास आएंगे, लेकिन जिस तरीके से छात्र डटे हुए हैं, ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बात माननी पड़ सकती है, और जैसे सूत्रों से हवाले से जानकारी भी आ रही है कि शायद सरकार बात मान सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत कर दी है। आज देश भर में बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ राष्ट्र ध्वज लहरा कर किया। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। तो वहीं जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने हाथ में तिरंगा लहराते हुए वो नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोनों डिप्टी सीएम के साथ निकले थे, तिरंगा यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। और साथ ही साथ मोहन यादव, उन्होंने भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली और जयपुर में, और भोपाल में भी, भोपाल की बात करें तो भोपाल में बारिश के बीच में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर इस यात्रा की शुरुआत की है। कार्यक्रम में बुलेट से सीएम मोहन यादव पहुंचे, हाथ में तिरंगा लिए हुए। मोहन यादव ने युवाओं को भी देश सेवा का संदेश दिया। और तेज बारिश के बीच टीटी नगर स्टेडियम में सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा बुलंद कर यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्र ध्वज लहराकर किया। तो सीएम मोहन यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले इस तरीके से तिरंगा यात्रा अलग अलग राज्यों में निकाली जाती है, और इस बार भी उसी कड़ी में तिरंगा यात्रा भोपाल में निकाली। सर सामने साइड। भारत माता की जय किनारों के साथ भोपाल में तिरंगा यात्रा सीएम मोहन यादव की अगुवाई में निकाली गई। सबसे पहले वो बुलेट से निकले तिरंगा लेकर, और उसके बाद उन्होंने जाकर स्टेडियम में तिरंगा लहराया। उनके साथ कई और लोग भी मौजूद थे, और राष्ट्रभक्ति का सैलाब भोपाल की सड़कों पर दिखा, जहां पर सीएम मोहन यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा देखने को मिली। और उन्होंने हाथ में तिरंगा थामकर पैदल यात्रा की कमान संभाली, और इसी दौरान युवाओं में देशभक्ति का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। इस यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता और कई बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए थे। तो मोहन यादव को देख रहे हैं आप, छोटी छोटी बच्चियों को हाथ में तिरंगा वो दे रहे हैं, और युवा देश का भविष्य है, और उसी भविष्य के हाथ में ये तिरंगे की कमान सीएम मोहन यादव थमा रहे हैं। और कई बच्चियों को वो इस तरीके से रास्ते में मिले, उनको हाथ में तिरंगा दिया। और ये तिरंगा यात्रा भोपाल में कुछ इस तरीके से खास रही कि सीएम मोहन यादव खुद पहले निकले, अपने आवाज से तिरंगा फहराया, और फिर छोटी छोटी बच्चियों को हाथ में तिरंगा दिया, और इस तिरंगा यात्रा को जाकर स्टेडियम में समापन किया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया, युवाओं से उनमें देशभक्ति की भावना किस तरीके से जगाई जाए इसका भी उन्होंने जिक्र किया, और ये भी कहा कि युवाओं को किस तरीके से देश की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश सेवा सिर्फ सीमा पर जाकर नहीं की जाती, बल्कि हर नागरिक अपने काम और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाकर भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। तो सीएम मोहन यादव बाइक से, बुलेट से निकले तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए, और भोपाल की सड़कों पर यह तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बारिश के बीच में ही यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरा भोपाल इस वक्त देशभक्ति में सराबोर आज दिखा। अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ ही अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आज़ादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें हमारे समर
सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। सबके लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। तो देश की आजादी में महात्मा गांधी के सहयोग को याद किया, वसुधैव कुटुंबकम की बात की और युवाओं में किस तरीके से ऐसी ऊर्जा है जो देश के भविष्य में काम आ सकती है, उसका उन्होंने जिक्र किया। और ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही स्टेडियम में उनका काफिला पहुंचा था, वैसे ही हाथों में तिरंगा लिए हुए बुलेट पर सवार होकर सीएम मोहन यादव अपने आवास से निकले और उसके बाद सीधे स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने ये तिरंगा लहराया और उसी बीच छोटे छोटे बच्चों से मिले, छोटी छोटी बच्चियों से मुलाकात की और जो सिक्योरिटी में भी तैनात हैं उनको भी किस तरीके से तिरंगे का बैच लगाया। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले ही किस तरीके से भोपाल की सड़कों पर राष्ट्रभक्ति दिखाई दी, वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो अलग अलग राज्यों में चलाया गया है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। बारिश के बीच हर घर तिरंगा अभियान को किस तरीके से सक्सेसफुल किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम मोहन यादव की इस तिरंगा यात्रा में। तो छोटी छोटी बच्चियों को जैसे ही वो मिले वैसे उनके हाथ में तिरंगा भी थमाया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। योगी की तिरंगा यात्रा में जेनजी की जबरदस्त भीड़ नजर आई। हजारों युवा हाथ में तिरंगा लेकर सीएम योगी के साथ मार्च करते दिखे। योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा समेत यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता सीएम योगी के साथ तिरंगा यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यानी तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ यूथ को साथ रही थी, बल्कि ये भी इस बात का संदेश था कि 2027 का चुनाव योगी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान कैसा माहौल था, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी की तिरंगा यात्रा का जो बड़ा कार्यक्रम है वो लखनऊ में इस समय चल रहा है। हम इस समय लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं और जो तिरंगा यात्रा है उसकी जो विजुअल्स हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल देखिए कि किस तरीके से सब हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, तमाम जो सरकार के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय फिलहाल अपने गंतव्य की तरफ यानी कि विधान भवन की तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ फिलहाल इस समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स इस समय इस पूरी यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि इस यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश दिया जाए। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल आपको नजर आएंगे और सबके हाथों में आपको तिरंगा नजर आएगा। जन भावना के साथ, राष्ट्र भावना के साथ एक दूसरे को जोड़ना है और इस जोड़ने के कार्यक्रम में युवाओं को साथ में रखना है और हाथों में तिरंगा लेकर के देखिए फिलहाल जो युवा हैं वो फिलहाल चलते चले आ रहे हैं, जो कि नए भारत की तस्वीर है, भारत की तस्वीर है, आने वाले भविष्य की तस्वीर है। और इसीलिए आप देखिए कि हर हाथों में आपको तिरंगा नजर आ रहा है। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगे का ये जो ऐतिहासिक आयोजन है भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए एक बड़ा इस समय हासिल कर रही है मुकाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के साथ साथ पूरे मुख्यालय पर, पूरे जनपदों में, पूरे मंडलों में, पूरे कमिश्नरेट में ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और हर घर तिरंगा एक आंदोलन बनेगा, ये कहना है यूपी बीजेपी का। तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय में हर घर तिरंगा फहराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। घर पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसके कोड में संशोधन करके 140 करोड़ देशवासियों को हर घर तिरंगा फहराने की आजादी दी है। ये अपार उत्साह राष्ट्रभक्ति के प्रति
बलिदान होने वाले उन सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन के बाद 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे। और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन ये तिरंगा हमारे घर में लगे। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी 10 एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी 10 एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। तिरंगा यात्रा से बीजेपी यूपी में 27 की जीत का रास्ता देख रही है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा में युवाओं का जन सैलाब उमड़ा है। देश में युवा क्रांति हो रही है। 27 में बीजेपी यूपी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव कोई छलावा नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। सर, कितना बड़ा आयोजन इसको मानते हैं? छात्रों को, नौजवानों को जोड़ा, छात्रों और नौजवानों का जन सैलाब है। ये जन समुद्र का प्रवाह आजादी के तराने गाते हुए इस देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेने वाले नौजवानों का, माताओं का, बहनों का ये आगाज है। और ये इस बात का संकेत कर रहा है कि भारत एक है। जितने भी नराधम शक्तियां हैं, तोड़ने की जो उपाय करती हैं, उनका अब चलने वाला नहीं है। मोदी का एक भारत और श्रेष्ठ भारत का उद्घोष 2047 का एक विकसित भारत का संकल्प, यही आज की सबसे बड़ी अगस्त क्रांति के प्रारंभ में यही सबसे बड़ा उद्घोष है। अगस्त क्रांति के जरिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी न सिर्फ युवाओं को जोड़ेगी, बल्कि आने वाले चुनावों की बड़ी मैसिव तैयारी शुरू हो गई है। ये आज तो आप देख रहे हो, ये युवा क्रांति है। युवा क्रांति शहरों पर, गांवों पर, घर घर अपने तिरंगा को लेकर अपने देश की आजादी और देश के गौरव का स्मरण कर रही है। ये मोदी के युग का भारत है, जिसमें भारत अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्रों की से भी अधिक आर्थिक शक्ति के रूप में 5वीं शक्ति के रूप में बढ़ा है। ये जल्दी 4थी आर्थिक शक्ति बनेगा और विकसित भारत का संकल्प हमारा
और अब आपको रांची में हो रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। छात्रों के 4 में से सिर्फ एक मांग पर सरकार तैयार हुई। सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को तैयार हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, ये भी जानकारी आ रही है कि सोरेन सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुई है। आयु सीमा को लेकर भी सरकार तैयार नहीं हुई। तो छात्रों ने कई मांगे रखी थी, जिसमें सीबीआई की जांच मुख्य मांग थी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जबकि सरकार सीआईडी जांच करा रही थी। वहीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर मांग थी। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि ये मांग सरकार मान सकती है, लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग है और इसके साथ साथ जो आयु सीमा को लेकर बात है, उसके लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतने दिन से, वो अभी भी आगे जारी रहेगा या फिर किसी नतीजे पर आकर ये बैठक पहुंचती। छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा।